स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पटसारिया। आप देख रहे हैं बायोलॉजी सैपियंस का नेक्स्ट वीडियो। हम जैसे कि अभी तक के जो वीडियो थे उसमें डीएनए के बारे में यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी कंटिन्यूटी में आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है कि हमने डीएनए को या डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो देख रहे हैं उसमें हमको ये पता है कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, जब कोई चेंजेस होता है, कोई परिवर्तन होता है, कोई एक ट्रांसफॉर्म हो जाती है चीज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सीडेंटली कह लें या सडनली कह लें कि ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि न्यूमोनिया का कॉजिंग एजेंट है या डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी हम कहते हैं, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो जब इस पर ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का एक एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें उन्होंने क्या देखा कि हम जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन ले रहे थे, वो जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन ले रहे थे उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन में उन्होंने ये देखा कि दो तरह की कॉलोनी है, दो तरह के बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो दो स्ट्रेन बैक्टीरिया है। एक है जिसको हम बोल रहे हैं एस वायरुलेंट, जो कि शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। एस का मतलब होता है चिकना, जिसको हम बोलते हैं शाइनी। तो ये जो एस वायरुलेंट है या शाइनी कॉलोनी है, जब इस तरह के डिप्लोकोकस न्यूमोनी के बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो जो माइस है वो सारे किल हो गए, यानी वो डाई हो गए। और जब उसकी ऑटोप्सी की, जब उन्होंने उसका टिश्यू की हिस्टोलॉजी की और उन्होंने देखा तो उनको एस थर्ड टाइप की सेल वहां पर एक्सट्रैक्ट की, वहां पर उन्होंने उसको निकाला, आइसोलेट किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक नॉन वायरुलेंट आर फेस को लिया, जो आर कॉलोनी है, वो जब माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो सारे लाइव हैं, यानी कि एस में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो डाई हो रहे थे सारे बैक्टीरिया। जब एस वाले जो बैक्टीरिया थे जो वायरुलेंट थे, वायरुलेंट का मतलब जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, तो वो जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे उनको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो वो किल हो गए। लेकिन वही जब आर स्ट्रेन को, उसी डिप्लोकोकस न्यूमोनी की आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो ये देखा कि वो लाइव रहे। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक और तरीके से किया, उसमें उन्होंने थर्ड और फोर्थ स्ट्रेन और ली। उसको हम और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। थर्ड और फोर्थ स्ट्रेन में उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो थर्ड स्ट्रेन ली उसमें उन्होंने इस बैक्टीरिया को किल कर लिया। तो ये जो बैक्टीरिया था इसमें उन्होंने इस एस वायरुलेंट को हीट किल्ड किया। इन्होंने तो नंबर 3 पर हमने देखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया। तो जब इन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन को लिया तो उन्होंने एक जबरदस्त टाइप का एक्सपेरिमेंट में चेंजेस देखा। वो क्या था कि ये जो एस वायरुलेंट जो कि डाई कर रहा था, बैक्टीरिया वाला जो स्ट्रेन थी जो माइस को डाई कर रही थी, वो हीट किल्ड कंडीशन में जो एस स्ट्रेन लिया गया, ये एस स्ट्रेन हीट किल्ड कंडीशन में इस माइस में जब इंजेक्ट किया गया है ना, माइस में उसको इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो डाई कर रहा था वो डाई नहीं कर रहा था, यानी वो बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे थे। तो वो बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे थे, यानी कि वो उसको किल नहीं कर रहा था। फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें ये देखा कि ये जो आर नॉन वायरुलेंट फेस था, इसमें हीट किल्ड को, जो हीट किल्ड एस है उसको इसके साथ एस और आर स्ट्रेन को आपस में इसने मिक्स किया और उसके बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि ऐसे माइस जो है वो डाई हो गए। तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण था कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो डाई हो गए। तो ये क्लियर हुआ कि ये जो आर स्ट्रेन थी जो नॉन वायरुलेंट थी, वो प्रेजेंस ऑफ आर के फेज में, जब वो ये हीट किल्ड है, भले ये हीट किल्ड है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि ये आर स्ट्रेन को भी पैथोजेनिक बना रहा है। तो जब इसको आइसोलेट किया गया, इसकी ऑटोप्सी की गई, तो उस केस में हमने लाइव एस स्ट्रेन को देखा, लाइव एस थर्ड स्ट्रेन हमको मिली।
तो जो लाइव एस थर्ड स्ट्रेन हमको मिल रही है उससे हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं समथिंग टू भी कुछ चेंजेस हुआ और जो आर स्ट्रेन है दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एस स्ट्रेन। तो व्हाट इज द रीजन? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई चेंजेस हुआ है, जहां पर हम कह रहे हैं कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है। तो जो पॉलीसैकेराइड कोट है वो पॉलीसैकेराइड कोट का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हो गया है, जो कि एक वायरुलेंट फेज है। तो एस फेज ने आर फेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो कि पैथोजेनिक है। तो यहां बोलते हैं कि जो एस है वो एक पॉलीसैकेराइड कोट दे रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि वो एक पॉलीसैकेराइड कोट प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग द बैक्टीरिया, तो वो जो पॉलीसैकेराइड कोट है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस, तो एस के द्वारा आर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। लेकिन जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जनरली वो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के नहीं था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक्सीडेंटली कह लें या बाई चांस कह लें कि जिसमें उसको ये चेंजेस देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक पर्टिकुलर मैटर है, वो एक कोई केमिकल है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यूटी में जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स द समथिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर इनटू द एस फेज। जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए का, वो एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म हुआ। ये एक्सपेरिमेंट 3 साइंटिस्टों के द्वारा परफॉर्म किया गया और वो साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियड एंड मैकलियन मैकार्थी। तो इन तीनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, बिकॉज देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल व्हिच इज रिस्पांसिबल to the changes of the genetic material which is act as a genetic material. That means they are responsible to kill of the microorganism or they are kill of the mice. तो ये जो माइस को किल करने की जो एक बहस थी, जो एक मुद्दा था कि इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, दिस इज कंफर्म बाय द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज परफॉर्म बाय देयर आर द 3 साइंटिस्ट। So what is this experiment? In case of this experiment there are the 3 different types of step will be performed. फर्स्ट इज द प्रोटीएज प्लस आरएनएज। ये हमने 2 एंजाइम लिए हैं, एक प्रोटीएज जो हमको पता है कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, एक आरएनएज जो आरएनए को ब्रेक करता है। तो समथिंग अगर मान लें कि हम आरएनए रिस्पॉन्सिबल है और आरएनए को हमने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब उसको वहां पर सर्वाइव करना चाहिए। तो यहां अगर हम देखें कि प्रोटीएज और आरएनए जो दोनों एंजाइम लेने पर भी वो जो स्ट्रेन हमने हीट किल्ड डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन लिया था आर स्ट्रेन के साथ, उसमें हमने देखा कि यहां पर वो डाई कर रहा है, यानी यहां पर वो मार रहा है। लेकिन सेकंड हमने देखा कि जहां जहां हमने डीएनए यूज किया, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो डीएनए था उसको जब हमने किया तो हमने देखा कि यहाँ प्रोटीन इसका मतलब प्रेजेंट होगी और प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है तो उसको किल हो जाना चाहिए था, वो उसको डाई कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहां देखें तो वो सर्वाइव कर गया माइस, इस केस में भी माइस सर्वाइव कर गया यानी कि लाइव रहा। तो इन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी और वो था डीएनए। यहां हमने डीएनए लिया, यहां भी डीएनए लिया और उसके बाद हमने देखा कि जब हमने डीएनए लिया यानी डीएनए को ब्रेक करने वाला सब्सटेंस लिया, एंजाइम लिया है, तो यहां पर वो लाइव हो रहा है। दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू किल ऑफ द माइस, this is responsible by the DNA. So there are the one of the experiment which is the characterization of the biochemical nature of genetic material. तो next हम देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कि हम मान लें कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन 1952 में। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो ये ट्रांसडक्शन एक एक्सपेरिमेंट था। इस ट्रांसडक्शन के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया था वो यूज किया था T2 बैक्टीरियोफेज पर। तो T2 बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस वायरस को लेकर के जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको लेकर के इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया और उस बैक्टीरिया पे इस वायरस का अटैक किया। और हमें पता है या इनको भी पता था कि बैक्टीरिया जो वायरस है
उसमें दो तरह के मटेरियल से वो बना होता है। एक होता है जो उसका प्रोटीन कोट होता है और एक उसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो हुआ ये कि इसमें जो प्रोटीन लिया गया वो S35 वाला लिया इन्होंने, जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप S30 वाला आइसोटोप लिया इन्होंने, और इसको लेकर के इन्होंने प्रोटीन कोट को जब इस मीडियम में रखा है S35 में, तो उसका जो प्रोटीन कोट है वो S35 वाला बन गया। इसके अलावा एक सेकंड साइमल्टेनियसली एक और बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज ही लिया। उस T2 बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो फास्फोरस 32 वाला लिया। तो इस तरह से दोनों एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली करके देखा कि उसमें होने क्या वाला है, क्या मिलने वाला है। जब वो देखा गया तो उसमें ये देखा कि इन्होंने इसमें इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन 3 प्रोसीजर को फॉलो किया। जब 3 प्रोसीजर को फॉलो किया तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले इसे T2 बैक्टीरियोफेज का उस बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कराया। जैसे ही उस बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कराया तो देखा कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं वो इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तो सबसे पहले ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इसके साथ इसकी सरफेस पर अटैच हो गया। ये इसकी सरफेस पर अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। तो इसने जो इन्फेक्शन किया वो जेनेटिक मटेरियल से किया। इसी तरह से ये वाला भी बैक्टीरियोफेज इस पर अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया तो वो इसके अंदर गया। और अंदर जाने के बाद जब इन्फेक्शन हो गया तो ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग होने से क्या हुआ, एक प्रॉपर मिक्सिंग हुई। और मिक्सिंग होने से ये जो प्रोटीन का कोट था या ये जो विदाउट प्रोटीन S35 कोट था, इसको जब इसके साथ अटैच किया और जब ब्लेंडिंग की तो ये वहां से सेपरेट हो गया। तो ब्लेंडिंग का जो पर्पस था वो था सेपरेशन ऑफ कोट ऑफ वायरस। तो वो जो वायरस की कोटिंग थी उसको रिमूव किया गया। तो सबसे पहले दोनों में इन्फेक्शन हुआ। दोनों में इन्फेक्शन हुआ मतलब यहां भी इन्फेक्शन हुआ, इस बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन हुआ। जो T2 बैक्टीरियोफेज था ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, दिस इज द वायरस। तो ये जो वायरस है जिसमें S35 का प्रोटीन कोट लिया और P32 का डीएनए जेनेटिक मटेरियल लिया, इनको लेने के बाद जब इन्फेक्शन कराया तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में इन्फेक्शन हुआ। सेकंड फेज में जिसको हमने कहा ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग कराने का उद्देश्य था कि वो जो ऊपर जब इन्फेक्शन किया था तो वो जो वायरस का अटैचमेंट था बैक्टीरिया की सरफेस पर वो रिमूव हो गया, जिससे कि आगे ये पता चल सके कि बैक्टीरिया का सेपरेशन वायरस से हो चुका है और वो जो मटेरियल जो उसमें इंसर्ट हुआ है, इन्फेक्शियस मटेरियल, जो डिसीज कॉजिंग मटेरियल है वो उसके अंदर पहुंच गया है। और उसके बाद तीसरी स्टेप में कराया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो आप सभी को पता है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स होती हैं, उसमें हम मटेरियल को रख देते हैं और उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या होता है, रोटेशन होता है। आफ्टर रोटेशन क्या होता है कि वो सेपरेशन हो जाता है, तो सुपरनेंट अलग हो जाता है जो लिक्विड है और नीचे जो सॉलिड वेस्टेज हैं, जो रेसिड्यूज हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसमें दो तरह की हमको प्रोसेस देखने को मिली। जब इस वाले बैक्टीरियोफेज का जिसमें प्रोटीन कोट S35 था, तो चूंकि ये इंसर्ट नहीं हो रहा, ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं होता है, तो ये अलग रह गया। इसका जो नॉन फास्फोरस 32 वाला जो डीएनए मटेरियल था वो इसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो यहां दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक सुपरनेंट जो ऊपर मिलेगा, मैं उसको यहां ड्रॉ कर देता हूं, मैं यहां बता देता हूं कि किस तरीके से मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि एक सुपरनेंट मिलेगा उस ट्यूब में। अगर देखें तो ये जो ट्यूब है इसमें एक सुपरनेंट मिलेगा जो कि यहां पर होगा। सुपरनेंट जो कि हम बता रहे थे कि सल्फर 35 वाला S35 वाला प्रोटीन कोट था। उसके अलावा जो बैक्टीरिया के रेसिड्यूज होंगे वो यहां मिलेगा, वो नीचे मिलेगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो ये हमको नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला सब्सटेंस हमको नीचे मिलेगा और ऊपर हमको जो सुपरनेंट है वहां पर हमको इस वायरस में S35 आइसोलेटेड होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता जो कि ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो बैक्टीरिया के अंदर मिलना चाहिए था, जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला।
वो हमको सुपरनेंट मिला। इसी तरह से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उस ट्यूब में क्या हुआ, उसमें बिल्कुल उल्टा हुआ। उसमें क्या हुआ, ये जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल था, जो प्रोटीन का कोड था, वो ऊपर ही सुपरनेंट में है, लेकिन नीचे बैक्टीरिया के साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो P32 वाला था, वो इस बैक्टीरिया के साथ ही आ गया। तो इस बैक्टीरिया के साथ इसका ये जेनेटिक मटेरियल जो P32 वाला था वो आइसोलेट हुआ। तो ये जो रेसिड्यूज हैं वो नीचे फास्फोरस 32 और ऊपर S35 मिल रहा है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला जो मटेरियल है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ना कि प्रोटीन कोड। तो यहां से एक और कंफर्मेशन हो गया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वही एक रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और वो उसकी प्रोजेनी को, वायरस की प्रोजेनी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स दिस जेनेटिक मटेरियल विच इज हैविंग द P32 isotope, this is responsible to the causing agent, this is responsible to the infections in the bacteria. So next is the properties of the genetic material. So what is the basic property which is related to the genetic material? तो जैसा कि हमें पता है कि अभी हमने ये फाइनलाइज किया कि डीएनए और आरएनए इट में पॉसिबल कि दे आर एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन को हमने बाईपास कर दिया, प्रोटीन को हमने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे कुछ और बेसिक कैरेक्टर हैं, जिन बेसिक कैरेक्टर के बेस पर हम ये बताते हैं कि व्हाई वी कॉल्ड एज द डीएनए और आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। Due to the reason of criteria for fulfill, it is act as a genetic material, in which the first criteria is related to the able to generate its replica. That means the replication. So replication is very important character which is responsible to when they are act as a genetic material. अगर वो अपने नंबर को खुद ही बढ़ा सकता है, उसके अंदर रिप्लिकेशन होने की संभावनाएं हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और आरएनए के केस में अगर आप देखें तो ये रिप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि आरएनए से डीएनए का जनरेशन हो सकता है ड्यूरिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो रिप्लिकेशन है, ये रिप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होता है डीएनए वर्सेस डीएनए और आरएनए के द्वारा। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जनरेशन टू जनरेशन वो अपने आप में स्टेबल रहे और वो जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो। तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो होता है डीएनए एंड आरएनए के केस में। बट आरएनए में हमने पढ़ रखा है कि सेकंड पोजीशन पे OH होने की वजह से जो उसका शुगर मॉलिक्यूल है, वहां क्या होता है कि सेकंड पोजीशन पे OH होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है और म्यूटेशन रेट भी हाई होता है। तो नेक्स्ट इज द म्यूटेशन। So this is very important. So mutation is very necessary for the evolution. तो अगर हम डीएनए और आरएनए में देखें तो इवोल्यूशन की बेस जो है वो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन हमने पढ़ रखा है कई तरह से, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। तो दिस म्यूटेशन इज ऑल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ व्हेन द मटेरियल इज एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। एंड नेक्स्ट इज द एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर को भी फॉलो करें। अगर मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करते हैं तो कैरेक्टर वो एक्सप्रेस हो सकता है। तो वो जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर का वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो फुलफिल होते हैं डीएनए और आरएनए के थ्रू। इनमें से भी हम कह रहे थे कि प्रोटीन जो है वो इस कैरेक्टर को फुलफिल नहीं कर सकता, तो इसलिए प्रोटीन को हमने पहले ही बाईपास कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बोल रहे हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है कि आरएनए स्टेबल है। तो अगर हम केमिकली देखें और स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली डीएनए इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू आरएनए। केमिकली अगर हमने देखा तो हमने सेकंड पोजीशन पे, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड पोजीशन पर OH होने की वजह से आरएनए हाईली रिएक्टिव है। दूसरा डीएनए के केस में क्या होता है, अगर हमने डीएनए और आरएनए को कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे डीएनए में थाइमिन बेस होता है और आरएनए में यूरेसिल बेस होता है। तो यहां पर भी एक डिफरेंस होता है दोनों में कि क्या डिफरेंस है। तो हम बोलते हैं कि जब डीएनए केमिकली मोर स्टेबल है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, तो हम कहते हैं केमिकली लेस रिएक्टिव है बट स्ट्रक्चरली मोर एक्टिव है, तो हम कहते हैं डीएनए इज एक्ट एज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन कंपेयर टू आरएनए। तो जो सिंथेसिस है
आरएनए के अंदर एक और क्वालिटी है कि आरएनए डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकता है डीएनए को, प्रोटीन को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसीजर, बट इन केस ऑफ द डीएनए इज डिपेंड ऑन आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. So that means we can say both are the genetic material is present in the different animal or organism, but the genetic material is either DNA or RNA. तो अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा और हम आगे का जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, आरएनए में क्या जेनेटिक मटेरियल कैसे वर्क करता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है. तो उस वीडियो के लिए आप वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना. आप लगातार इस चैनल को देखते रहें, हम उसमें आगे पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए.